रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर, हम आपके सामने एक ऐसा पुस्तक पेश किए हैं जिसका अर्थ आप समझते रहिए और खुश रहिए। और हम कहेंगे कि मैं हूं सुनील सर और मैं आपको डिफेंस ऑनलाइन सेंटर में लेकर के आए हैं एक नई वीडियो जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, अर्थात केमिस्ट्री के स्टार प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक शायर ने एक पंक्ति में लिखा था कि वक्त भी गुलाम होता है तकदीर एहतराम करती है, वक्त भी गुलाम होता है तकदीर एहतराम करती है, जिनके हौसले बुलंद हो उसे दुनिया भी सलाम करती है। तो सर आइए हम एक नए चैप्टर लेकर के आए हैं, बल्कि रसायन विज्ञान के स्टार प्रश्न लेकर के आए हैं। आप इसको समझिए। यहां पर मिलेगा विज्ञान का, रसायन विज्ञान का स्टार प्रश्न। यह ऐसे क्वेश्चन है सर जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप जानकारी रखिए। यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन करता है कि विश्व की सबसे हल्की गैस का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। यहाँ पर मिलेगा विश्व की सबसे हल्की गैस का नाम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है सर कि अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस हीलियम है। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस हीलियम है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख दिए हैं हीलियम है। अगला प्रश्न आपको मिलता है सर, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पर हमने हीलियम लिखा है। अब चलेंगे, कहेगा विश्व की सबसे हल्की धातु का नाम क्या है। तो इसका नाम होगा लिथियम। यहाँ पर मिलेगा विश्व की सबसे हल्की धातु का नाम लिथियम है। लिथियम यहाँ पर हमने दिखा दिया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सर, इसको भी समझिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है ये हम समझेंगे। अगर कह देगा कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो हमको यहाँ पर मिलेगा नाभिकीय रिएक्टर में बोरान या कैडमियम के छड़ का प्रयोग होता है। कार्बन के मुलायम अपरूप का नाम बताइए। तो राइट आंसर है ग्रेफाइट।
कार्बन के मुलायम अपरूप का नाम ग्रेफाइट है। देख सकते हैं कार्बन के मुलायम अपरूप का नाम क्या है, तो कार्बन के मुलायम अपरूप का नाम ग्रेफाइट है। यह कह देगा कार्बन का कठोर अपरूप का नाम क्या है, कार्बन के कठोर अपरूप का नाम हीरा है, जिसको हम लोग डायमंड के नाम से जानते हैं, डायमंड। फिर से सुनिए, विश्व की सबसे हल्की गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। अगला है अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस हीलियम है। विश्व की सबसे हल्की धातु का नाम लिथियम है। नाभिकीय रिएक्टर में बोरान या कैडमियम के छड़ का प्रयोग होता है। अगला, कार्बन के मुलायम अपरूप का नाम ग्रेफाइट है। कार्बन के कठोर अपरूप का नाम हीरा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीक़ा से सर आप छापिए, पहले एकदम आराम से नोट्स बनाइए या 60 स्क्रीन ले लीजिए, बैठकर कॉपी पे एकदम फेयर कीजिए सर, नोट करिए पहले जितना अधिक से अधिक हो सके। अब हम इसके आगे ले चलते हैं। हम आशा करेंगे कि आप बिल्कुल लिख लिए होंगे सर। अगले प्रश्न पर चलेंगे, ये देखेंगे सर, अगला मेरा प्रश्न कहता है, इसको ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो वायुमंडल की बात करेगा तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। यहाँ पर मिलेगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। हमने राइट कर दिया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जिसका सिंबल N2 होता है। अब हम अगला देखेंगे। अगर कह दिया वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, तो लगभग 21%। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं।
अगला मेरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कब? जब उत्तर प्रदेश स्तर पर कोई एग्जाम होगा तब। लेकिन इसके आगे अगर मान लीजिए कि आप आईएएस या पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए राइट आंसर है 0.04%। यहाँ पर मिल जाएगा वायुमंडल में CO2 मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 21% ना 0.03% होता है। देख लीजिए, ऑक्सीजन 21%, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है 78%। बल्कि यहाँ पर हम राइट भी कर देंगे अगले बार में। अगर ये पूछ दिया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। यही सबसे अधिक मात्रा में है जो यहाँ पर दिखाया गया है। अगला मेरा प्रश्न क्या है ये देखिए। अब मेरा अगला प्रश्न सर बनता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे किरासन तेल में रखा जाता है। तो उसका राइट आंसर है सोडियम। यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, सोडियम ऐसी धातु है जिसे किरोसिन तेल में रखा जाता है, या मिट्टी का तेल भी हम इसको कह सकते हैं। अगला देखिए, कह देगा कि सोडियम को जल में फेंका जाए तो क्या होगा। तो सर आग लग जाता है। यहाँ पर समझ सकते हैं, सोडियम को जल में फेंकने पर आग लग जाता है। तो आप आइए इसका रिवीजन पहले कराते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21% पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 0.03%। अगला, वायुमंडल में N2 गैस 78% पाई जाती है। अगला, सोडियम ऐसी धातु है जिसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को जल में फेंकने पर आग लग जाता है। इस पर विवादास्पद एक क्वेश्चन बना था सर पीसीएस में पिछली बार कि ये पूछा था, लेकिन इसका राइट आंसर था पीसीएस के लिए 0.04%। और बाकी सब एग्जामों में सेम टू सेम आएगा, बल्कि विकल्प में भी यह था। तो आइए इसको फटाफट आप राइट करेंगे।
अब हम इसके आगे चलते हैं, जानकारी लीजिए। अगला मेरा प्रश्न क्या है, अब ये ध्यान में रखिए। सर यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न बनता है, बहुत लोग इसका गलत आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो लोग गलती कर देते हैं सर, इस क्वेश्चन को प्राकृतिक को ही वायुमंडल समझ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक गैस का मतलब होता है एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, माने इस तरह से जो गैस होती हैं। तो इसका राइट आंसर है मेथेन, सबसे अधिक मात्रा में होगा। यहाँ पर समझेंगे प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में मेथेन गैस होता है। मेथेन कोष्ठ में लिख सकते हैं CH4 गैस होता है, देख सकते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन बनता है सर दूसरे नंबर पे। यहाँ पर तो मिल गया कि प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो मेथेन गैस। मेथेन गैस का अणुसूत्र अगर पूछा जाए तो क्या होगा, CH4। अगला इसी में एक और भी क्वेश्चन आता है कि फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है एथिलीन। यहाँ पर मिलेगा फल पकाने के लिए एथिलीन, यहाँ पर होता है इसका C2H4 अणुसूत्र होता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। देख लेंगे, फल पकाने के लिए एथिलीन C2H4 का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आगे समझिए, अब इसके आगे हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन कहता है सर कि LPG का मुख्य घटक क्या होता है। यहाँ पर समझिए, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है, लेकिन इसका अणुसूत्र लिख देते हैं C4H10 होता है। देख सकते हैं, ब्यूटेन हमने लिख दिया। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है ये भी समझिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन करता है, ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पहला ये है, कहेगा कि परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है, मतलब पक्का आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन
की क्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिए, सूर्य में अपार ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। सर इतना प्रश्न हम आपके सामने राइट किए हैं, ध्यान से सुनिए। प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में मेथेन, कोष्ठ में लिख दिया है CH4 गैस होती है। फल पकाने के लिए एथिलीन C2H4 का प्रयोग किया जाता है। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन C4H10 होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। यहाँ पर ये नाभिकीय विखंडन ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। सूर्य में अपार ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से राइट करेंगे और इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, ये पक्के आते हैं सर। इसको चेंज कर देते हैं, इस तरह लिख लीजिएगा। अब आइए हम इसको आगे ले चलते हैं, मिलाएंगे, समझेंगे। अब देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन पूछता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान से मिलाइए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आया था सर एक बार क्वेश्चन, भारी जल का अणु सूत्र बताइए। भारी जल का अणु सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र, तो भारी जल का अणु सूत्र D2O होता है। देख सकते हैं, भारी जल का अणु सूत्र D2O होता है। साधारण जल का अणु सूत्र, साधारण जल का अणु सूत्र H2O होता है। अगर कह दिया सर, पिछले हम आपको फिजिक्स वाले चैप्टर में बताए हैं कि जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लिख सकते हैं भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस
होता है। एक बार क्वेश्चन आया था, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ध्यान देंगे, इमली में टार्टरिक, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके लिए हम एक आपको ट्रिक बताना चाहते हैं सर, ध्यान से समझिए। 2 ट्रिक हम बता देते हैं, दोनों का आप समझ लीजिए। पहला है जैसे नशा, न समयाक मंत्र से बहुत बड़ा है इसलिए ट्रिक बनाना पड़ा है। न का मतलब हो जाएगा नींबू, आ स का मतलब हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल मतलब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और इसका होता है ईंटा। इसका अर्थ क्या है? दूसरा ट्रिक मेरा क्या कहता है ये समझिए। ई का मतलब हो जाएगा इमली, में ट का मतलब हो जाएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, फिर से सुनिए इसको। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। भारी जल का अणुसूत्र D2O होता है, साधारण जल का अणुसूत्र H2O होता है। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इमली में कौन सा अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब दोनों के लिए ट्रिक बता दिए हैं। इसके लिए नशा है, न का मतलब नींबू से है, और स का मतलब साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और ईंटा, ई का मतलब इमली, और ट का मतलब टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर आपकी और हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगी। केवल एक छोटा सा गाना हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप देखिए आज का समय में सर लोग कैसे गाना गाते हैं। पहले ज़माने में दूसरा चल रहा था, लेकिन आज के समय बदल गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं आज के समय में, पैसे पहले हम ही लोग पढ़ाते थे तो कहते फीस दीजिए, मतलब पैसा मांग रहे थे। लेकिन आज पैसे का दुनिया नहीं है सर, हर जगह लॉकडाउन है। और इसमें लोग क्या मांग रहे हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। कह रहे हैं अध्यापक, देखिए कैसे कह रहे हैं, जितने भी अध्यापक हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो सबका यही है, कहें चाहे नहीं कहें, मन की बात यही कहती है कि न सोना न चांदी न एराइब चाहे, बबुआ हमरा के एगो सब्सक्राइब चाहे, बबुआ हमरा के एगो सब्सक्राइब चाहे। दैट्स ऑल। फिर आपकी और हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगी। धन्यवाद।